प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के देखें। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के छठे सेट संकेतांक 324 बीसी के प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1 से 4 तक का हल हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 4 तक का हल देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर आगे के प्रश्नों को। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 के का को। देखिए, प्रश्न संख्या 5 के का में दिया है प्रश्न संख्या 5 का। देखिए, प्रश्न ये कह रहा ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल न्यूनतम है। हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 6 है और उनके घनों का योगफल कह रहा न्यूनतम है। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं, देखिए माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं ठीक है। पहली संख्या को यदि हम यक्ष मानेंगे तो चूंकि दोनों का योगफल 6 है तो दूसरी संख्या 6 माइनस यक्ष होगी। x 6 माइनस यक्ष है, ये हम दो संख्याएं मान लेते हैं। आप कह रहा है इनके घनों का योगफल न्यूनतम है, ये हमको सिद्ध करना है। तो घनों का योगफल यदि हम a माने तो a बराबर, देखिए पहली संख्या का घन अर्थात क्यूब एक्स क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब यानी 6 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसी को हमको न्यूनतम सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं, यदि हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लें, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, यदि हम यक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ए का डी ए अपान डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकल गुणांक मिल जाएगा 3x² प्लस, देखिए यहाँ पर घात पहले आएगी तो 3 इंटू 6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर इंटू, देखिए 6 माइनस यक्स का करेंगे तो 6 अकेला अचर है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का अवकल गुणांक 1। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका मान मिल जाता है 3x² प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस 3 इंटू, देख रहे हैं 6 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए हम डी ए अपान डी एक्स को 0 के बराबर करेंगे। फलन के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए, उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए देख रहे हैं डी ए अपान डी एक्स बराबर 0। डी ए अपान डी एक्स का मान रख लेते हैं, देख रहे हैं डी ए अपान डी एक्स मिला है 3x² माइनस 3, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहे हैं 3 दोनों से कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो x² माइनस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यदि हम इस 3 को पक्षांतर कर दें तो देख रहे हैं गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं वर्गांतर का फार्मूला बनता है, एक ब्रैकेट में x प्लस 6 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 माइनस एक्स
बराबर 0। इस प्रकार से आपने देखा पहला ब्रैकेट हमारा मिला x प्लस 6 माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 प्लस देख रहे हैं x इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 6 को पक्षांतर कर देंगे तो देख रहे हैं x प्लस एक्स 2x माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं x का मान 3 के बराबर मिल जाता है। इस प्रकार से चूंकि हमने संख्याओं को x और 6 माइनस एक्स माना है, इस प्रकार से देख रहे हैं x बराबर 3 मिलता है। अब डी ए अपान डी एक्स का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं डी ए अपान डी एक्स, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए समीकरण 1 का यदि x के सापेक्ष अवकलन करते हैं डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर देख रहे 3 अचर है, एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x माइनस 3 इंटू देखिए घात पहले आएगी तो 2 इंटू 6 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स का करेंगे तो देख रहे हैं 0 माइनस 1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं बराबर मिल जाएगा 3 दुनाई 6x, देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस मिल जाएगा 3 दुनाई 6 इंटू 6 माइनस एक्स, देख रहे हैं 6 यदि हम कॉमन कर लेते हैं 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 माइनस एक्स, देख रहे हैं x प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 6 प्लस 6 और 6 का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 6 छंग 36, x बराबर 3 पर यदि देखें x बराबर 3 पर डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर देख रहे हैं चूंकि यहाँ चर शेष ही नहीं बचा है x बराबर 3 पर देख रहे हैं डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मिल जाता है, और पॉजिटिव मान ये दर्शाता है कि x बराबर 3 पर डी स्क्वायर ए अपान डी एक्स स्क्वायर का मान न्यूनतम है। क्योंकि पॉजिटिव मिला इसलिए x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर देख रहे हैं फलन न्यूनतम है, या कह सकते हैं घनों का योगफल जो पूछा है वो न्यूनतम होगा। x बराबर 3 पर संख्याओं के घनों का योगफल न्यूनतम है। देखिए यहाँ पर हमको निकालना था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से देख रहे दो संख्याएं मिल जाती हैं, अतः दो संख्याएं देखिए पहली संख्या हमने x माना था, x बराबर 3 मिला है, पहली संख्या 3 और दूसरी थी 6 माइनस एक्स, 6 से 3 घटाएंगे तो देख रहे 3 मिल जाएगा, तो दोनों संख्याएं 3 3 होंगी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के खा को। देखिए प्रश्न संख्या 5 के खा में दिया है कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। तो देख रहे 2 थैले दिए हुए हैं, 2 थैले हैं जिसमें पहले थैले में क्या 4 लाल और 4 काली गेंद हैं, 4 लाल और 4 काली गेंद हैं, जबकि दूसरे थैले में क्या 2 लाल और 6 काली गेंद हैं, 2 लाल प्लस 6 काली गेंद हैं।
तो देख रहे हैं यदि पहले थैले में हम कुल गेंद निकालें, पहले थैले में कुल गेंद की संख्या मिल जाएगी, कुल गेंद बराबर देख रहे 4 + 4 8। दूसरे थैले में देखेंगे तो कुल गेंद इसमें मिल जाएंगी 2 + 6 = 8। तो देख रहे दोनों थैलों में कुल 8 8 गेंदे हैं। इसमें हमको ज्ञात करना है कि इनमें से एक थैले को यदृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। तो मान लेते हैं, माना E1 बराबर पहले थैले को चुने जाने की घटना, पहले थैले को चुने जाने की घटना, और E2 बराबर मान लेते हैं दूसरे थैले को चुने जाने की घटना। देखिए ये E1 और E2 मान लेते हैं। अब इसके बाद चूंकि लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालना है, E बराबर मान लेते हैं लाल गेंद निकाले जाने की घटना। तो देख रहे हैं चूंकि दो ही थैले हैं तो दोनों को चुने जाने की संभावनाएं समान होंगी, इसलिए PE1 = PE2 देख रहे हैं इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। यहीं पर यदि 2 के स्थान पर 3 थैले होते तो फिर प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 के बराबर होती, और 3 के बजाय 4 होते तो प्रत्येक की चुने जाने की प्रायिकता 1/4 के बराबर होती। इस तरह से आप समझेंगे। आप देख रहे पहले थैले से लाल गेंद चुने जाने की प्रायिकता का मान मिलेगा, पहले थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता, लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता देख रहे ये बराबर मिल जाएगी PE/E1 = देखिए पहले थैले में कुल 4 लाल गेंद हैं जबकि टोटल 8 हैं, तो अभिष्ट प्रायिकता 4/8। सरल करेंगे, देख रहे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 बराबर 1/2 मिल जाएगी। इसी प्रकार दूसरे थैले से लाल गेंद निकाले जाने की प्रायिकता PE/E2 = दूसरे थैले में देख रहे हैं 2 लाल गेंद हैं तो 2 बटे कुल गेंद 8 हैं। सरल करेंगे, देख रहे 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो ये बराबर 1/4 के मिल जाएगा। अब देख रहे हैं हमको चूंकि ज्ञात करना है कि क्या एक थैले को यदृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। हमको पता है कि वो गेंद लाल है। अब ज्ञात करना है, कह रहा प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई हो। तो देखिए अभिष्ट प्रायिकता बेज की प्रमेय से मिलेगी। यहाँ पर हम बेज की प्रमेय लगाएंगे तो देख रहे हैं बेज की प्रमेय से, देखिए बेज की प्रमेय के अनुसार चूंकि हमको ज्ञात करना है कि लाल गेंद पहले थैले से निकली हो, जबकि ये हमको पता है कि वो गेंद लाल है, तो देख रहे जो ज्ञात होता है उसको हम नीचे लिखेंगे और जिस बात की प्रायिकता निकालना है वो ऊपर लिखेंगे। तो गेंद पहले थैले से निकली हो अर्थात PE1/E, ये हमको ज्ञात करना है। तो देख रहे बेज की प्रमेय के अनुसार इसका फार्मूला बन जाएगा PE1 × PE/E1 अपान देख रहे हैं PE1 × PE/E1 प्लस PE2 × PE/E2। देख रहे हैं इसी में हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं इसमें यदि आप मान रखेंगे PE1
देख रहे हैं PE1 PE2 दोनों 1/2 के बराबर हैं, इनटू देख रहे हैं PE/E1 का मान भी 1/2 के बराबर है, अपान PE1 1/2 इंटू PE/E1 देख रहे हैं 1/2 है, प्लस PE2 देख रहे हैं 1/2 इंटू PE/E2 1/4 है। देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं हर से 1/2 कॉमन कर लेंगे, अंश में 1/2 गुणे 1/2 और देख रहे हैं 1/2 कॉमन करेंगे, ये मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/4। देख रहे हैं 1/2 से 1/2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार से 1/2 अपान देख रहे हैं हर में लाशा लेंगे, 4 लाशा मिल जाएगा, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2 प्लस देख रहे 4 एकम 4, 1 1 का गुणा करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं बराबर मिलता है 1/2 गुणे देख रहे 3/4 है, ऊपर ले जाएंगे उलट जाएगा 4/3, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो देख रहे हैं 2 दुनाई 4, तो इस प्रकार से 2/3 अभिष्ट प्रायिकता PE1/E इक्वल टू देख रहे हैं 2/3 मिल जाएगी। तो यही हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। आशा है कि ये प्रश्न आप स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। इस पर स्टार अंकित है, अर्थात ऐसे प्रश्न वर्तमान में पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। इसके बाद घा में आप देख रहे हैं सारणी का प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न किसी किसी सेट में देख रहे हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रश्न को हम समझते हैं। प्रश्न संख्या 5 का घा देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 के घा में तेरा सिद्ध कीजिए। सारणी का प्रश्न है। सबसे पहले हम दी हुई सारणी को लिखते हैं। तो सारणी में आप देख रहे हैं डेल्टा बराबर देख रहे हैं यक्स यक्स स्क्वायर यक्स यक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। दूसरी पंक्ति देख रहे हैं वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस यक्स और तीसरी पंक्ति है जेड जेड स्क्वायर यक्स प्लस वाई। और देख रहे हैं इसको हमको सिद्ध करके लाना है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं सबसे पहले इसमें हमको R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 की क्रिया करना है। तो देख रहे हैं R1 के स्थान पर आप R1 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 की क्रिया करेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से डेल्टा बराबर मिल जाएगा। पहली पंक्ति से हम दूसरी पंक्ति घटाएंगे। देख रहे हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर देख रहे हैं वाई प्लस जेड से घटाएंगे माइनस जेड प्लस एक्स को। इसी प्रकार देख रहे हैं दूसरी पंक्ति से तीसरी पंक्ति को घटाएंगे वाई माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। और देख रहे हैं तीसरी पंक्ति है जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देख रहे हैं सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे तो जेड प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं एक्स प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब इसको यदि सरल कर लेते हैं, सरल करने पर देख रहे हैं एक्स माइनस वाई और देख रहे हैं यहाँ पर वर्गांतर बन रहा है एक ब्रैकेट प्लस में एक्स प्लस वाई और दूसरा ब्रैकेट देख रहे हैं माइनस में एक्स माइनस वाई
और देख रहे तीसरा अवयव हमारा y माइनस एक्स माइनस कॉमन कर लें तो x माइनस वाई के रूप में बन जाएगा। इसके बाद देख रहे दूसरी पंक्ति y माइनस जेड, फिर देख रहे हैं वर्गांतर से y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और तीसरे से देख रहे हैं यदि माइनस कॉमन कर लेंगे तो y माइनस जेड के रूप में बनेगा। इसके बाद देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में दिया है जेड स्क्वायर और x प्लस वाई। इस प्रकार से देख रहे हैं पहली पंक्ति से x माइनस वाई और दूसरी पंक्ति से y माइनस जेड कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। r1 से x माइनस वाई और r2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर देख रहे हैं इनको हम पहली और दूसरी पंक्ति से कॉमन कर लेते हैं, तो फिर देख रहे हैं यही सारणी हमारी इस प्रकार से बन जाएगी। डेल्टा बराबर x माइनस वाई पहली पंक्ति से और y माइनस जेड दूसरी पंक्ति से कॉमन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं x माइनस वाई कॉमन मिल गया, एक बचता है। फिर देख रहे हैं यहाँ से x प्लस वाई और तीसरे में देख रहे हैं माइनस एक, फिर 1 और देख रहे हैं y प्लस जेड और फिर देख रहे हैं माइनस 1 और तीसरी पंक्ति है जेड स्क्वायर x प्लस वाई। अब इसके बाद देख रहे हैं यदि हम पहले स्तंभ में तीसरे स्तंभ को जोड़ लें तो देख रहे हैं यहाँ पर आपको C1 के स्थान पर C1 प्लस C3 की क्रिया करना है, अर्थात पहले स्तंभ में तीसरे स्तंभ को जोड़ कर लिखेंगे तो देख रहे हैं डेल्टा बराबर मिल जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इंटू, आप देख रहे हैं पहले स्तंभ में हम तीसरे स्तंभ को जोड़ेंगे, एक में माइनस एक जोड़ेंगे 0 मिल जाएगा, फिर देख रहे हैं एक में माइनस एक जोड़ेंगे 0 और देख रहे हैं जेड प्लस एक्स प्लस वाई, या क्रम से लिखें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख रहे हैं दूसरा स्तंभ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, और तीसरे में देख रहे हैं माइनस एक और तीसरा अवयव है एक्स प्लस वाई। आप देख रहे हैं दूसरे स्तंभ में डबल 0 मिल चुके हैं, इसलिए इसी को लेकर हम प्रसार कर लेंगे। तो C1 को लेकर प्रसार करने पर C1 को लेकर प्रसार करने पर देख रहे हैं यदि हम C1 को लेकर प्रसार करते हैं तो डेल्टा बराबर x माइनस वाई माइनस जेड। देख रहे हैं चिन्ह हमारे प्लस माइनस प्लस, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, देख रहे हैं इसके संगत x प्लस वाई का गुणा माइनस एक से करेंगे तो x प्लस वाई का गुणा माइनस एक में करेंगे तो देख रहे हैं माइनस एक्स माइनस वाई, फिर देख रहे हैं बीच में माइनस लगता है और माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस बन जाएगा और इसका गुणा y प्लस जेड से करेंगे तो y प्लस जेड मिल जाएगा। देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं तो y प्लस माइनस में देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से x माइनस वाई माइनस जेड, और देख रहे हैं यहाँ से जेड माइनस एक्स शेष बचता है और फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यही इसमें हमको सिद्ध करके लाना था। तो इस प्रकार से
स्टार्डिक के मान को सिद्ध करते हैं, प्रूव्ड। अब इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा यदि किसी त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी के स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए होता है। तो ये यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के अंगा भाग को। देखिए कह रहा त्रिभुज एबीसी में शीर्ष एबीसी के स्थित सदिश। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी एबीसी देख रहे शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः दिए हैं। वेक्टर ए, शीर्ष बी का स्थित सदिश वेक्टर बी और शीर्ष सी का स्थित सदिश वेक्टर सी है। हमको सिद्ध करके त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखिए लाना है। तो यदि हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का मान निकाल लें, देख रहे वेक्टर ए बी बराबर मिलेगा, आप जानते हैं वेक्टर ए बी बराबर होता है बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। देख रहे हैं बी का स्थित सदिश वेक्टर वी है माइनस ए का स्थित सदिश वेक्टर ए। इसी प्रकार हम वेक्टर ए सी का मान निकालेंगे। देखें वेक्टर ए सी बराबर मिलेगा सी का स्थित सदिश जो कि वेक्टर सी है माइनस ए का स्थित सदिश वेक्टर ए। आप देख रहे हैं यदि हम ए बी क्रॉस ए सी का मान निकालें तो देख रहे हैं ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, देख रहे ए बी का मान मिला है वेक्टर बी माइनस ए क्रॉस ए सी, देख रहे हैं वेक्टर सी माइनस ए दिया है वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। आप देख रहे हैं दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस वेक्टर बी का दोनों में गुणा कर देते हैं तो देख रहे हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसी प्रकार माइनस वेक्टर ए का दोनों में गुणा कर देंगे तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, माइनस माइनस का गुणा देख रहे हैं प्लस हो जाएगा तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं बी क्रॉस सी, फिर देख रहे हैं माइनस बी क्रॉस ए को जब ए क्रॉस बी में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास फार्मूला है माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, तो उसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं ये हमारा बन जाएगा प्लस के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको भी देख रहे हैं माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा और उसी वेक्टर के साथ जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हमने दो प्रगुणों का प्रयोग किया। पहला प्रगुण हमारा लगा हुआ है, देख रहे हैं ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। एक तो इस प्रगुण का प्रयोग किया गया है, दूसरा उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो देख रहे हैं इन दो प्रगुण का प्रयोग करते हुए हमने देख रहे यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से आपने देखा ए बी क्रॉस ए सी का मान मिला। इसी को अब हम क्रम में लिख लेते हैं।
देख रहे क्रम में लिखेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा ए बी क्रॉस ए सी बराबर देख रहे हैं ए बी क्रॉस ए सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड वेक्टर ए कह सकते हैं ए बी क्रॉस ए सी, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। आप देख रहे हैं ए बी क्रॉस ए सी का हम मान रख देंगे, तो इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। देख रहे यही त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा और देख रहे यही हमको सिद्ध करके लाना था। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर देख रहे 1/2 मॉड ई क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, यही इसमें हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे। देख रहे प्रूव्ड। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के का को। देखिए 6 के का में दिया है क्या सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x dx बराबर π/8 log 2। तो देख रहे हैं इस प्रश्न संख्या 6 के का को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 का देखिए 6 के का में दिया है प्रश्न संख्या 6 का देख रहे हैं प्रश्न है इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x बराबर 1 + 10x dx इक्वल टू देख रहे हैं π/8 log 2। ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न की हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x dx। आप देखिए इसमें सबसे पहले हम प्रगुण नंबर 4 का प्रयोग कर लेंगे। तो देख रहे हैं प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से देखें तो ये हमारा मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log देख रहे हैं 1 + 10 और यक्स को देख रहे हैं π/4 - यक्स dx। तो ये हमारा प्रगुण नंबर 4 के प्रयोग से मिल गया। प्रगुण 4 से आप देख रहे हैं यहाँ 10a - b का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 10a - b आप जानते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + देख रहे हैं 10a - b होता है 10a अर्थात 10 π/4 - 10x अपान 1 + 10 π/4 इंटू 10x dx। आप देख रहे 10 π/4 का मान 1 होता है, इस मान को सबसे पहले रख देंगे
तो देख रहे हैं 0 से π/4 log 1 प्लस देख रहे 10/4 1 तो 1 माइनस 10x अपान 1 प्लस देख रहे 10π/4 1 इंटू 10x dx। आप देख रहे हैं इसको हम और सरल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं और सरल करने पर आई बराबर मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस देख रहे हैं 1 माइनस 10x अपान ठीक है 1 से 10x में गुणा करेंगे तो 10x मिल जाएगा 1 प्लस 10x dx। आप देख रहे हैं दोनों का यदि हम लासा ले लें तो लासा लेने पर देख रहे हैं यही मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x देख रहे हैं लासा मिल जाएगा और 1 प्लस 10x का 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। देख रहे 10x प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे यही मिल जाता है आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log देख रहे 1 प्लस 1 2 अपान 1 प्लस 10x dx। आप देखें यहां पर सबसे पहले हम log m अपान n का फार्मूला लगाएंगे। तो log m अपान n के फार्मूले से देखिए यही हमारा बराबर मिल जाएगा देखिए यही बराबर मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 देखिए log 2 माइनस log 1 प्लस 10x दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो log 2 dx हमने अलग कर लिया। फिर देख रहे हैं माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx ये अलग कर लेते हैं log 1 प्लस 10x dx। आप देख रहे हैं दूसरा पद देखें तो जो हमने इंटीग्रेशन आई बराबर माना था इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx तो देख रहे हैं सेकेंड पार्ट हमारा वही सेम बन जाता है। इसके स्थान पर हम आई लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं आई बराबर log 2 अचर है बाहर कर लेंगे log 2 इंटू देख रहे हैं एक शेष बचता है और एक का समाकलन चूंकि हम यक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो यक्ष मिल जाएगा और लिमिट देख रहे हैं 0 से π/4 और ये हमारा देख रहे हैं दूसरा फलन मूल समाकलन आई के बराबर मिल जाता है। अब इस माइनस आई का पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं आई प्लस आई मिलकर 2i इक्वल टू log 2 इंटू देख रहे हैं इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/4 माइनस 0। इस प्रकार से आई बराबर देख रहे दो पक्षांतर करेंगे तो गुणा में है भाग में आएगी तो पाई अपान देख रहे हैं 2 का गुणा 4 में करेंगे तो π/8 log 2। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था। देख रहे π/8 log 2 तो देख रहे यही हमको सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न को हम सिद्ध करेंगे प्रूव्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें हमारा जो अगला प्रश्न दिया है देखिए 6 के खा में दिया है कह रहा यदि y बराबर ae की पावर mx प्लस be की पावर nx है तो सिद्ध कीजिए
तो देख रहे हैं जहां ए और बी स्वेच्छ अचर हैं तो ये इसमें हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं प्रश्न दिया है y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स, ये y का मान दिया है और इससे हमको सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस यन इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस यम एन वाई बराबर 0। देखिए ये हमको सिद्ध करके लाना है, जबकि y बराबर ये कंडीशन दी है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम दी हुई कंडीशन को लिख लेंगे। कंडीशन देख रहे हैं दिया है y बराबर ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है। अब इसका हम x के सापेक्ष सबसे पहले अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू ए अचर है e की पावर एम एक्स का अवकल गुणांक e की पावर एम एक्स इंटू देख रहे एम एक्स का करेंगे तो यम इंटू 1 प्लस b देख रहे अचर है e की पावर एन एक्स का e की पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का करेंगे तो एन इंटू 1। इस प्रकार से इसको आपने सरल किया तो देख रहे डी वाई अपान डी एक्स बराबर मिल जाएगा यम ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एन बी इंटू ई की पावर एन एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं कि पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं एम ए अचर है इंटू ई की पावर एम एक्स का अवकल गुणांक ई की पावर एम एक्स इंटू यम प्लस दूसरे पद में देख रहे हैं एन बी अचर है ई की पावर एन एक्स का अवकल गुणांक ई की पावर एन एक्स इंटू एन। इस प्रकार से देख रहे हैं एम इंटू एम मिलकर के एम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एन इंटू एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाता है। आप देख रहे हैं जो हमको सिद्ध करना है उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दिया है लेफ्ट हैंड साइड है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस यम प्लस एन इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस यम एन वाई। देख रहे ये प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हमको 0 के बराबर सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे समीकरण 1 2 3 से यहाँ पर हमको मान रख देना है। तो देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई पान डी एक्स स्क्वायर समीकरण 3 में है। देख रहे हैं यम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी इंटू ई की पावर एन एक्स माइनस
यम प्लस यन। फिर देख रहे हैं dy अपान dx, ये हमारा समीकरण नंबर 2 में है। देख रहे हैं यम ए इंटू ई की पावर यम एक्स प्लस यन बी इंटू ई की पावर यन एक्स प्लस देख रहे हैं यम एन वाई प्लस यम एन वाई। वाई देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में है, तो समीकरण 1 से मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में दिया है a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। आप देख रहे हैं इसको हम सरल करेंगे। सरल करने में देख रहे हैं पहला पद हमारा दिया है एम स्क्वायर ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी इंटू ई की पावर एन एक्स। आप देख रहे हैं पहले इस माइनस यम का दोनों में गुणा कर लेते हैं, तो देख रहे हैं माइनस यम इंटू यम यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स। आप देख रहे हैं माइनस यम का इस दूसरे पद में करेंगे तो माइनस यम एन बी ई की पावर एन एक्स। आप देख रहे हैं माइनस यम के बाद माइनस एन का गुणा भी हमको दोनों पदों में कर लेना है। देख रहे हैं माइनस एन का गुणा करेंगे तो माइनस यम एन ए इंटू ई की पावर एम एक्स। इसके बाद माइनस एन का देख रहे हैं दूसरे पद में करेंगे तो माइनस एन और एन का गुणा करेंगे माइनस एन स्क्वायर इंटू बी ई की पावर एन एक्स। आप देख रहे हैं प्लस यम एन का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस यम एन ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस यम एन बी इंटू ई की पावर एन एक्स। आप देख रहे हैं इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करने पर देख रहे हैं यम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स। देख रहे हैं आगे एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स, तो प्लस माइनस में है कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद एन स्क्वायर बी इंटू ई की पावर एन एक्स देख रहे हैं प्लस में है। आगे देख रहे हैं एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स माइनस में, तो ये पद इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। माइनस यम एन बी ई की पावर एन एक्स, फिर देख रहे हैं प्लस यम एन बी ई की पावर एन एक्स, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और फिर देख रहे हैं यम एन ए ई की पावर एम एक्स माइनस, और देख रहे हैं ये यहाँ प्लस में है। इस तरह से सारे पद कैंसिल हो करके बराबर जीरो मिल जाएगा। और देख रहे हैं जीरो प्रश्न की राइट हैंड साइड है, इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा जो अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जहां कह रहा त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 6 के गा को। तो देख रहे हैं प्रश्न संख्या 6 के गा में दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है एक गुब्बारा जो सदैव कह रहा गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है। तो देख रहे हैं ये गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर दी है dv अपान dt बराबर दिया है 900
सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, अर्थात हमको dr/dt का मान ज्ञात करना है। जबकि त्रिज्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर है, r बराबर 15 सेंटीमीटर की स्थिति में देख रहे हैं हमको मान निकालना है। तो मान लेते हैं, माना गुब्बारे की त्रिज्या, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर r और गुब्बारे का आयतन, आयतन को यदि हम v मान लें तो चूंकि गुब्बारा जानते हैं गोलाकार होता है, तो गुब्बारे के आयतन का यदि हम फार्मूला लगाएं तो गुब्बारे का आयतन, देख रहे हैं गुब्बारे का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। देख रहे टी के सापेक्ष यदि अवकलन कर लेते हैं तो dv/dt बराबर, देख रहे 4/3 पाई अचर है, r क्यूब का अवकल गुणांक देख रहे हैं 3r² इंटू r का करेंगे dr/dt। देख रहे इसमें मान रख देते हैं, इसमें आप मान रखेंगे 3 से 3 देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। dv/dt दिया है 900, इसके स्थान पर 900 रखेंगे बराबर, देख रहे 4 पाई r² इंटू dr/dt हमको निकालना है। तो देख रहे r बराबर 15 पर निकाल लेंगे तो 4 पाई r² हमारा पक्षांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं dr/dt बराबर यदि लिखें dr/dt इक्वल टू, देखें 4 पाई स्क्वायर हमारा पक्षांतर हो जाएगा 4 पाई r²। अब r बराबर 15 पर यदि देखें तो देख रहे r बराबर 15 पर, r बराबर 15 सेंटीमीटर पर dr/dt बराबर 900/4 पाई इंटू, देख रहे हैं r², r का मान 15 है तो 15 गुणे 15। आप देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो देख रहे 15 छक्का 90, 60 मिल जाता है। फिर 15 से कैंसिल करेंगे, 15 चौको 60, देख रहे 4 से 4 कट जाएगा। इस प्रकार से देख रहे 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर का मान होगा। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पूछा था कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर का मान 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखें प्रश्न 6 के घ में दिया है फलन fx बराबर है mod x-3, देख रहे mod x-3 x-3, जब कह रहा यदि x डज नॉट इक्वल टू 3, यदि x डज नॉट इक्वल टू 3 और यही बराबर 0 के हैं, यदि x बराबर 3 द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 3 पर सातत्य तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। हमको x बराबर 3 पर सातत्य और अवकलनीयता की जांच करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसमें जो हमारा दिया हुआ फलन है, देखिए दिया हुआ फलन है fx इक्वल टू, देखिए यहां से यदि मॉड को हटाते हैं
तो जानते हैं x माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो की स्थिति में माड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये कंडीशन बनती है x माइनस थ्री अपान x माइनस थ्री, ये हमारा उस कंडीशन में आएगा। देख रहे हैं x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल कर देंगे तो बराबर एक मिल जाएगा यदि x इज ग्रेटर देन थ्री। इसके बाद देख रहे हैं मॉड निगेटिव मिलता है माइनस एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस थ्री। यदि देख रहे हैं सरल करेंगे तो माइनस एक के बराबर मिलेगा। ये उस कंडीशन में जब एक्स इज लेस देन थ्री और देख रहे हैं जीरो दिया हुआ है जब एक्स बराबर तीन के होगा। तो देख रहे हैं ऐसी कंडीशन में मान दिया है। अब इसमें हमको एक्स बराबर तीन पर सातत्य और अवकलनीयता की जांच करना है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम सातत्य होने की जांच करेंगे। देख रहे हैं इसकी हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट बराबर जानते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, क्योंकि देख रहे हैं तीन पर निकाल रहे हैं थ्री प्लस एफ एक्स, और देख रहे हैं इसी को हम लिख सकते हैं बराबर लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, जहां एफ इक्वल टू हो जाएगा थ्री प्लस एच, अर्थात फलन हमारा तीन से बड़ा है और तीन से बड़े की स्थिति में देख रहे हैं बराबर एक के मिलता है। तो इस प्रकार से लिमिट देख रहे हैं एच टेंडिंग्स टू जीरो वन, और वन की स्थिति में आप देख रहे हैं लिमिट क्योंकि अप्लाई करेंगे एच है ही नहीं, तो ये हमारा बराबर एक के मिल जाता है। अब इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ थ्री माइनस एच। आप देख रहे हैं तीन से छोटे फलन की बात कह रहा है, तो यदि हम तीन से छोटा फलन देखें तो तीन से छोटा फलन देख रहे हैं, तीन से छोटे फलन की स्थिति में माइनस एक के बराबर मिलता है। तो लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो देख रहे हैं माइनस वन, लिमिट अप्लाई करेंगे क्योंकि देख रहे हैं एच है ही नहीं, तो ये हमारा माइनस एक के बराबर मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चूंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, चूंकि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर तीन पर फलन सातत्य नहीं है, अर्थात ये असतत है कह सकते हैं। आता है x बराबर तीन पर फलन सतत नहीं है। x बराबर तीन पर फलन सतत नहीं है। देखें अब हम x बराबर तीन पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो अवकलनीयता के लिए यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालें, देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू, इसके लिए फार्मूला है। देख रहे चूंकि हमको x बराबर तीन पर ज्ञात करना है, लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो एफ थ्री माइनस एच माइनस एफ थ्री अपान माइनस एच। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसी में हमको मान रख देना है। तो देख रहे लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ थ्री माइनस एच, अर्थात तीन से देख रहे छोटा फलन है और तीन से छोटे फलन की स्थिति में देख रहे मान हमारा माइनस एक के बराबर आया है। तो माइनस वन माइनस एफ थ्री
देख रहे हैं x बराबर 3 पर मान 0 है, तो F3 इक्वल टू 0 अपान माइनस एच। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 देख रहे हैं 1 अपान एच, अर्थात देख रहे हैं यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करने पर देख रहे हैं 1 अपान एच अर्थात 1 अपान 0, ये हमारा अपरिभाषित मिल जाता है। देख रहे 1 अपान 0 इक्वल टू अपरिभाषित। देख रहे किसी भी फलन के अवकलनीय होने के लिए आवश्यक है कि वह फलन उस मान के लिए परिभाषित हो। चूंकि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसलिए यह x बराबर 3 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। देखिए यहाँ से आप सीधे भी निकाल सकते थे, क्योंकि फलन हमारा सतत नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि अवकलनीय होने के लिए आवश्यक है कि दिया हुआ फलन सतत होना आवश्यक है। क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सदैव सतत होता है और ये सतत ही नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए ये अवकलनीय भी नहीं होगा। और इस तरह से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि ये परिभाषित मिल जाता तो फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव का मान भी निकालते, क्योंकि यही परिभाषित नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न 6 का अंगा पाठ में दिया है कि अवकल समीकरण x प्लस 3y² x प्लस 3y² इंटू dy पान dx इक्वल टू y को हल कीजिए। तो देखें इस समीकरण को हमको हल करना है, तो सबसे पहले इस दिए हुए समीकरण को हम मानक रूप में बदलेंगे। तो देख रहे हैं यदि इस प्रश्न को हम हल करें तो सबसे पहला कार्य इसको हम मानक रूप में बदलें। देख रहे हैं डी एक्स डी वाई पान डी एक्स को यदि हम पक्षांतर कर दें तो एक्स प्लस 3y² y पक्षांतर कर लेंगे, भाग में मिल जाएगा। और देख रहे हैं डी वाई पान डी एक्स को पक्षांतर करेंगे तो डी एक्स अपान डी वाई के रूप में मिलेगा। इसके बाद देख रहे हैं दोनों पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं। एक्स अपान वाई प्लस 3y² बटे वाई बराबर डी एक्स बटे डी वाई। देखिए y की एक घात हम ऊपर नीचे से कैंसिल कर लेते हैं। इस प्रकार से देख रहे हैं यही अवकल समीकरण हमारा इस प्रकार बन जाएगा डी एक्स अपान डी वाई प्लस देख रहे हैं 1 अपान वाई इंटू एक्स। देख रहे हैं इसको पक्षांतर करके यदि हम डी एक्स अपान डी वाई की तरफ ले जाएंगे ये माइनस में मिलेगा इंटू एक्स इक्वल टू 3y। देख रहे हैं रैखिक अवकल समीकरण का द्वितीय रूप है, जो कि आप देख रहे हैं डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का है, क्यू के रूप का है। देखिए तुलना करेंगे तो यहाँ से p और q के मान मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं p बराबर -1 बटे वाई और q का मान देख रहे हैं 3y के बराबर मिल जाएगा। सबसे पहले इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। IF बराबर जानते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dy। देख रहे हैं p का मान रख देते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p देख रहे हैं -1 बटे वाई डी वाई। इस प्रकार से e की पावर माइनस बाहर कर लेंगे, 1 बटे वाई का समाकलन जानते हैं log y के बराबर होता है। आप देख रहे हैं माइनस चिन्ह को यदि हम घात के रूप में ले जाएं तो e की पावर मिल जाएगा log y की घात -1 अर्थात 1 बटे वाई। तो देख रहे हैं यही बराबर हमारा, क्योंकि e की घात log x बराबर x होता है, तो ये हमारा 1 अपान वाई के बराबर मिल जाता है। अब इसके बाद
इसका यदि हम व्यापक हल लिखें तो व्यापक हल के लिए हमारा फार्मूला है, व्यापक हल बराबर होता है, देख रहे हैं यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस कांस्टेंट सी। तो देख रहे हैं यहाँ पर मान रख देंगे तो यक्स इंटू आई एफ बराबर देख रहे हैं 1/y मिला है इक्वल टू क्यू का मान देख रहे हैं 3y इंटू आई एफ देख रहे हैं 1/y है डी वाई प्लस कांस्टेंट सी। देख रहे हैं वाई ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से 3 अचर पद है बाहर कर लेंगे, एक का समाकलन करेंगे तो देख रहे हैं वाई मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से देख रहे हैं यक्स अपान वाई, एक्स बराबर लिखेंगे वाई पक्षांतर हो जाएगा, यक्स बराबर देख रहे हैं 3y² प्लस सी वाई। देखिए यही हमारे दिए हुए अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके शेष प्रश्नों को हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर भी अवश्य कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।